तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमामों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रखी होगी। आज वीक का पहला दिन मंडे, तो नए हफ्ते की शुरुआत, नई कहानियों के सिलसिले की शुरुआत। आज की कहानी जापान की एक ऐसी कहानी है जो वहाँ लगभग 28 सालों तक जिसके ऊपर मीडिया की नज़र रही, जिसके लिए ब्रिटेन से बाकायदा पुलिस की टीम जापान पहुंची थी ताकि जापानी पुलिस की मदद कर सके। जापान, जिसको एक पीसफुल कंट्री जहां क्राइम बहुत कम होता है के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने न सिर्फ जापान के अंदर बल्कि जापान के बाहर भी जापान की छवि पर एक तरह से एक दाग लगाया था। ये कहानी है 22 साल की एक ब्रिटिश लड़की की, नाम लिंडसे हॉकर। लिंडसे हॉकर ब्रिटेन की कॉवेंट्री में पैदा हुई, एक अच्छे परिवार में, बेहद पढ़ा लिखा परिवार, फादर डॉक्टर और मदर भी डेंटिस्ट। और ख़ुद लिंडसे हॉकर पढ़ने लिखने में बेहद तेज़। लीड्स यूनिवर्सिटी से लिंडसे ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद अब उसे मास्टर करना था। लेकिन यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे देशों में ये कल्चर है कि आप एक बार ग्रेजुएट होने के बाद आप गैप ले सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, फिर आकर आप मास्टर कर सकते हैं। तो लिंडसे ने भी कहा कि चलो मास्टर करने से पहले थोड़ा दुनिया देखें, कुछ सीखें, कुछ अपने पैरों पर खड़े हों। माँ बाप ने भी इसकी इजाज़त दे दी। इसके बाद लिंडसे ब्रिटेन से निकलती और जापान पहुंचती है। बात 2006 के एंड की है। 2006 में वो जापान आती है और जापान के एक नामी स्कूल, नोवा स्कूल, उसमें वो बतौर इंग्लिश टीचर पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। करीब 1 साल उसने कहा था कि पढ़ाई का काम करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दुनिया घूमेंगे, फिर मास्टर करेंगे। माँ बाप को भी कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि लिंडसे हॉकर एक बेहद होनहार न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि एक फर्माबरदार बेटी भी थी। जो माँ बाप कहते वो मानती थी। तो वो जापान आने के बाद बहुत खुश थी। 2 अलग अलग और देशों की 2 लड़कियां थी जिनके साथ उसने एक अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। तीनों रेंट पर थे, पर एक ही अपार्टमेंट में। सब कुछ ठीक चल रहा था और लिंडसे की पढ़ाई लिखाई भी सही चल रही थी। जापान में आकर वो खुश थी। हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद वो ब्रिटेन में अपने माँ बाप से फ़ोन पर या ईमेल पर ज़रूर अपनी बातचीत करती और उन्हें अपनी खैरियत के बारे में बताती। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे जापान में लिंडसे को। तभी 20 मार्च 2007 को पहली बार लिंडसे की मुलाकात एक जापानी शहरी, एक जापानी लड़के से होती है जिसका नाम है तात्सुया इचिहाशी। तात्सुया भी एक अच्छे परिवार का लड़का और उसने जापान के एक नामी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बट ग्रेजुएशन के बाद वो फिर कुछ कर नहीं रहा था और माँ बाप उसे खर्चा देते थे, करीब मंथली 1 लाख जो जापानी करेंसी येन। तो उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। उसको अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल था, खूब जिम जाता, हर रोज़ करीब 25 किलोमीटर साइकिलिंग करता। तो तात्सुया की भी यही कहानी थी। लेकिन 20 मार्च 2007 को अचानक तात्सुया की मुलाकात लिंडसे से होती है। लिंडसे अपने कॉलेज से निकलकर जहाँ वो पढ़ाती थी घर जा रही थी साइकिल से। तभी रास्ते में तात्सुया उसको मिलता है और वो उसे रोकता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। तो लिंडसे भी उससे पूछती है तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं भी इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और आप जो पढ़ाती हैं जहाँ, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। बट वॉकर को याद था, लिंडसे हॉकर को, कि ये उसका स्टूडेंट नहीं है। कहते नहीं तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। तो फिर कहता हाँ, लेकिन मैं आपसे इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। अब वो किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। लिंडसे को लगा कि ये ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ। उसने अपनी साइकिल तेज़ भगानी शुरू की, लेकिन तात्सुया ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो साइकिल चलाती थी और वो दौड़ता रहा, चूँकि वो फिटनेस के मामले में काफ़ी सही था, फिट था। 25 किलोमीटर खुद साइकिल चलाता था। पूरे रास्ते लिंडसे साइकिल चलाती रही या तात्सुया पैदल उसके पीछे भागता रहा, लगभग दौड़ते हुए। आखिरकार जब लिंडसे का घर करीब आने लगा तो उसने कहा कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक तरकीब भी है। और उसने कहा कहीं ये ना सोचे कि मैं, एक तो पता चल गया था कि ये जापानी नहीं है हुलिये से, तो कल को ये ना लगे कि या मैं अकेली रहती हूँ
तो मेरी सेफ्टी को भी ख़तरा है। तो उसने कहा कि ठीक है, इसको आने दो। अब ये अपार्टमेंट के पास पहुंच गई, अब अपने आप को सेफ भी महसूस कर रही है। तभी वो भागता दौड़ता उसके साथ साथ आया, वो हाँफने लगा थोड़ा। उसने कहा कि एक गिलास पानी पिला दो। तो लिंडसे ने कहा ये सही मौका है, इसको अपने अपार्टमेंट में ले जाकर पानी पिला देती हूँ और साथ में अपने 2 पार्टनर को भी दिखा देती हूँ, ताकि ये ना लगे इसको कि मैं अकेली रहती हूँ। वो उसको ऊपर ले आई, दोनों पार्टनर से मिलाई, उसको पानी पिलाया और इसके बाद वो जाने लगा। जाते जाते उसने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ आपसे। तो उसने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं तुमको पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो उसने उसको ऑफ़र किया कि मैं आपको 1 घंटे का $42 दूँ, $42 पर आवर। लिंडसे के लिए एक रकम काफ़ी बड़ी थी। वो तैयार हो गई। उसने कहा पर शर्त एक है कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पे तुम्हें ये क्लास तुमको दूंगी, मतलब ना अपने घर पर, ना तुम्हारे घर पर, ना किसी ऐसी जगह जो सुनसान हो। तो तात्सुया भी तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है। तो ये हुआ कि अब किसी भी कैफ़े हाउस में बैठकर वो उसको इंग्लिश पढ़ाएगी, पब्लिक प्लेस पर। दोनों तैयार हो गए। इसके बाद 1-2 दिन एक कैफ़े में उसने उसको पढ़ाया भी। मुलाकात के चौथे दिन 20 मार्च को ये मुलाकात हुई जब उसने पीछा किया था। 24 मार्च को क्लास जब ख़त्म हुई एक कैफ़े में, उसके बाद अब लिंडसे अपने घर जाने लगी। तब उससे तात्सुया ने कहा कि मैं अपना वॉलेट घर भूल आया, तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक कार में मुझे लिफ्ट दोगी। और उस दिन वो साइकिल लेकर नहीं आई थी। तो लिंडसे तैयार हो गई। उसने कहा ठीक है। अब वो उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, एक बार मैं अपने अपार्टमेंट से वॉलेट ले आऊँ। अब एक कार में ये दोनों बैठे, कार चल पड़ी तात्सुया के घर पर। वो एक अपार्टमेंट में रहता था अकेले। जब वहाँ पहुँचे, अपार्टमेंट के नीचे कार रुकी, तो उसने कहा आ जाओ अपार्टमेंट, मतलब ऊपर, एक पानी पी लो, कॉफ़ी पी लो, उसके बाद पर्स लेके तुम्हें पैसे देते हैं, तुम चले जाना। सेफ्टी के लिए लिंडसे हॉकर सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा चौकन्नी रहती थी। जिस टैक्सी से आई थी उसने उस टैक्सी ड्राइवर को कहा कि आप नीचे मेरा वेट करो, मुझे इसके अलावा कहीं और भी चलना है, बस मैं ऊपर से 5 मिनट में आती हूँ। टैक्सी ड्राइवर भी रेडी हो गया। अब उसने जानबूझकर टैक्सी रोकी थी और उसने ये जानबूझकर तात्सुया के सामने कहा था, ताकि अगर उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल हो तो वो भूल जाए। अब उसके बाद ये अपार्टमेंट में जाती है, इधर नीचे टैक्सी ड्राइवर वेट कर रहा है। 5 से 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, लिंडसे लौटी नहीं। इस दौरान में टैक्सी ड्राइवर को दूसरे कॉल आने लगे पैसेंजर्स के। टैक्सी ड्राइवर चला गया। वो चला गया। इसके बाद लिंडसे भी अपने घर नहीं पहुंची। पूरी रात बीत गई, अगला दिन हो गया। अब 25 मार्च 2007 की तारीख आ गई। इत्तेफाक से उसी दिन जापान में भूकंप आया। जापान में आमतौर पर भूकंप आता रहता है। तो रूटीन था लिंडसे का कि अपने पेरेंट्स को वो फ़ोन करती थी या ईमेल करती थी अपने बारे में कि मैं ठीक हूँ। लेकिन 24 मार्च, और 8 घंटे का फ़र्क है जापान के टाइम में और जहाँ वो उसके पेरेंट्स ब्रिटेन में रहते हैं वहाँ के टाइम में। तो उस टाइम के हिसाब से जब फ़ोन नहीं आया, पहली बार पेरेंट्स घबराए। उन्होंने वापस फ़ोन किया, ईमेल किया, लेकिन लिंडसे ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर पूरी रात लिंडसे अपने घर नहीं पहुँची। अपार्टमेंट में उसकी जो 2 रूममेट थी वो परेशान हो गई। पूरा दिन बीत गया। नेक्स्ट डे इधर वो कॉलेज भी नहीं गई पढ़ाने के लिए इंग्लिश। वहाँ कॉलेज के जो स्टाफ हैं वो परेशान, स्टूडेंट्स परेशान। आखिरकार उसकी गुमशुदगी के 24 घंटे के बाद सबसे पहले लिंडसे के रूममेट ने और फिर कॉलेज स्टाफ ने, उनके जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पुलिस पर रिपोर्ट लिखाई कि लिंडसे पिछले 24 घंटे से गायब है। 25 मार्च 2007 को ये रिपोर्ट लिखाई गई। अब पुलिस ने तफ्तीश की। जब तफ्तीश की तो पता चला कि लिंडसे आखिरी बार इस कैफ़े में, अच्छा, उसने अपने माँ बाप को भी बता रखा था कि तात्सुया नाम का एक लड़का है जिसको वो पढ़ाती है, पर आवर वो इतने $, देता है। उसके रूममेट को भी पता था कि वो पानी पिलाने लाई थी, वो दोनों भी जानते थे। तो उसका रूटीन पता था कि कॉलेज के बाद वो कहाँ कैसे। तो ये हुआ कि आखिरी बार तात्सुया नाम का एक लड़का था जो उसके साथ था, और तात्सुया के उस अपार्टमेंट के बारे में भी ईमेल और सब पर उसने बता रखा था, क्योंकि जो लिंडसे हॉकर थी वो अपनी मतलब इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत चौकन्नी थी, जो बहुत अच्छी बात है। तो वो हर एक को इसको शेयर करती थी। लिंडसे का ब्रिटेन में एक बॉयफ्रेंड भी था, उसके फैमिली को भी पता था। उसने उसको भी तात्सुया के बारे में ये सारी चीज़ें बता रखी थी। अब जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला आखिरी जो शख्स था वो तात्सुया था। तात्सुया के पुलिस अपार्टमेंट में पहुंचती है
वहाँ जाने के बाद अब वो तात्सुया के अपार्टमेंट में तलाशी लेना चाहती है। लेकिन जापान का एक कानून है और वो ये है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, आपके पास कोर्ट के कागजात नहीं है और सामने वाले का कोई जुर्म रिकॉर्ड पे नहीं है, तो आप उसके दरवाजे को नॉक भी नहीं कर सकते। ये बड़ा सख्त कानून है। तो पुलिस को लगा कि क्या करें। इसी दौरान में फिर पुलिस ने कहा कि तात्सुया का ज़रा हिस्ट्री निकालो। जब निकालो तो पता चला एक बार उसने एक शख्स के साथ रॉबरी की थी, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने पैसे दे दिए, मामला पुलिस तक पहुंचा नहीं और वो छूट गया। तो उन्होंने कहा चलो यही हमारे पास एक रीज़न है उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए। तो पुलिस की टीम उसके दरवाजे पर पहुंचती है। 9 पुलिस वाले थे जो गए, लेकिन इत्तेफाक से उनके पास कोई वायरलेस सिस्टम नहीं था एक दूसरे को खबर करने के लिए। कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर गए। लेकिन पुलिस की वहाँ जब पहुंची, तात्सुया उसी अपार्टमेंट में था और उसे भनक लग गई। वो फ़ौरन अपार्टमेंट से निकलता है पिछले रास्ते से और भागने लगता है। इत्तेफाक से जब वो नीचे भागता है, उसको दौड़ते हुए देखते हैं। कुछ सोसाइटी के लोग बताते हैं यही तात्सुया। कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसका बैग उनके हाथों में आ जाता है, लेकिन तात्सुया भाग जाता है। बैग में सारे जिम के कपड़े थे। अब तात्सुया भाग गया। पुलिस अब उसको ढूंढ रही और यहीं से जापानी पुलिस और एक क्रिमिनल, इन दोनों के ढूंढने का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। लेकिन उससे पहले जब वो भाग गया तो पुलिस का अब शक थोड़ा और गहराया। अब पुलिस की टीम तात्सुया के कमरे में, अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होती है। जब वो दाखिल होती है तो बेडरूम में लिंडसे के पर्स और बाकी सामान मिलते हैं, उसके चप्पल, सैंडल। तो ये क्लियर हो गया कि वो यहाँ आई थी। उससे पहले अपार्टमेंट के लोगों ने ही गवाही दे दी थी। अब पुलिस पूरे घर की जांच कर रही है, लेकिन और घर से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। इसके बाद पुलिस बालकनी में जाती है। बालकनी में एक बाथ टब बना हुआ था और वो पूरा बाथ टब रेत से ढका हुआ था और इत्तेफाक से उस रेत के बाहर एक हाथ नजर आ रहा था। पुलिस ने उस रेत को हटाया, देखा अंदर लिंडसे हॉकर की लाश थी। बाकायदा बाथ टब में डालकर उसको पहले सीमेंट, कंक्रीट और ऊपर रेत डालकर एक तरह से उसको पैक करने की कोशिश की गई थी ताकि लाश की बदबू तक ना आए। अब जब लाश मिली और इसकी खबर आई तो फिर पूरे जापान में लिंडसे हॉकर की इस कत्ल और इस बर्बरतापूर्ण तरीके से कत्ल की कहानी सुर्खियां बन गई। मामला एक फॉरेन नेशनल का था, ब्रिटिश थी चूँकि हॉकर, तो ब्रिटेन की मीडिया में भी खबर आई। और जापान में चूँकि क्राइम बहुत कम होता है और ऐसी क्राइम अगर ऐसा हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसको किस तरीके से वो पब्लिश किया जाता होगा। तो अब लिंडसे की मौत की खबर हर तरफ थी। एक ब्रिटिश लड़की जो यहाँ पढ़ाने आई, उसका इस तरीके से कत्ल और कातिल फरार। अब पुलिस ने जांच की, उधर खबर पहुँची ब्रिटेन में। लिंडसे के माँ बाप और उसका बॉयफ्रेंड वो पहुँचते हैं जापान और अब ये तमाम लोगों से, मीडिया से अपील करते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। बाकायदा ईमेल कैंपेन चलता है तब, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे 2007 में सोशल मीडिया शायद इतनी नहीं थी, तो ईमेल के थ्रू एक कैंपेन चलाया जाता है, जस्टिस फॉर लिंडसे। और इधर पुलिस के ऊपर अब दबाव है उस तात्सुया को पकड़ने का। अब तात्सुया के पेरेंट्स से भी पूछताछ होती है। वो लोग भी शरीफ लोग, वो कहते हैं कि अगर वो कातिल है तो उसे जापानी कानून के हिसाब से जो सख्त से सख्त सज़ा है वो मिलनी चाहिए। अब पुलिस हर तरफ ढूंढ रही है, यहाँ तक कि उसके पोस्टर, पैम्फलेट जगह जगह छापे जा रहे हैं। मीडिया से भी गुजारिश की जा रही है। अलग अलग उसकी तस्वीरें बनाई गई उस वक्त। कुछ तस्वीरों में तो उसे ये भी दिखाया गया कि वो लड़की के भेष में भी हो सकता है और वो लड़की बनकर भी कहीं आपके आसपास छुपा हो। हर तरफ पुलिस ढूंढ रही है। वक्त बीत रहा है, तात्सुया का कोई सुराग नहीं। इधर तात्सुया वहाँ से भागने के बाद अब लगातार इधर उधर छुपता फिर रहा है। उसे मालूम है कि उसको हर तरफ ढूंढा जा रहा है और ऐसे में उसकी हर तरफ तस्वीरें हैं, मीडिया में, अखबारों में, तो उसके लिए छुपना मुश्किल है। पुलिस ने उस वक्त 10 मिलियन येन का इनाम रखा उसके सर पर, जापानी करेंसी जो है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। दिन, हफ्ते, महीने बीतते जा रहे हैं। इधर तात्सुया को भी पता है कि वो किसी भी बड़े शहर में या कहीं बस्तियों के बीच में जाएगा, लोग पहचान लेंगे। तो उसने भी जितने भी जापान के द्वीप थे, अलग अलग आइलैंड, वो वहाँ छुपता फिर रहा था ताकि ज़्यादातर लोग उसे पहचान ना सकें। वो द्वीप में अकेले रहा जहाँ पे कोई नहीं है, जंगलों में रहा
इस दौरान में उसने मछलियाँ, सांप, इनको खा खा कर गुजारा किया। पर उसे लगा कि ऐसे कब तक रहेगा। फिर उसे लगा कि बाहर जाऊंगा तो लोग पहचान लेंगे, पकड़े जाएंगे। ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा क्रिमिनल था जिसने पुलिस और लोगों को चकमा देने के लिए ये तय किया कि वो अपना चेहरा बदलेगा। प्लास्टिक सर्जरी, हम सब जानते हैं इसको। लेकिन आमतौर पर क्रिमिनल और लोग प्लास्टिक सर्जरी के लिए किसी डॉक्टर के पास, किसी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसने कहा कि डॉक्टर के पास या क्लिनिक जाने में ख़तरा है, पहचान जाएंगे लोग, तो फिर कैसे अपने चेहरे को बदलें। इसीलिए मैंने कहा यह दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिमिनल है जिसने अपने चेहरे को बदलने के लिए या खुद का प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए खुद ही के हाथों का इस्तेमाल किया। उसने कहा मैं अपने आप अपना चेहरा बदलूंगा। इसके गाल पर एक मोल था, एक तिल, उसने चाकू से उसको काटा, फिर सिला। इसको अपने लिप्स बदलने थे ताकि जापानी की जो भुलिया होती है वो आमतौर पर पहचान में आ जाती है, तो वेस्टर्न टाइप लुक देने के लिए इसने अपने लिप्स बदले। लिप्स को बाकायदा चाकू से काटा, उस पर टांके लगाए। अब सोचिए कितना कुछ दर्द भी हुआ होगा, खून भी बहा होगा, लेकिन उसको पुलिस और कानून से बचना था। तो उसने ये सारी चीज़ें की। फिर भी उसको लगा बार बार देख कर कि बहुत ज़्यादा उसके हुलिये में तब्दीली नहीं आई। छोटे मोटे चीज़ें वो अपने आप करता रहता, अपना मतलब प्लास्टिक सर्जरी खुद ही कर रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसे नहीं चलेगा, उसको किसी एक्सपर्ट्स के पास जाना ही पड़ेगा। अब उसके लिए पैसे चाहिए। फिर इसने ऐसी ऐसी जगहों पर जाने का फैसला किया जहाँ पे सन्नाटा हो, ज़्यादा लोग जानते हो, जैसे अपने देश के हिसाब से मानो तो गांव देहात, और वहाँ जाकर कंस्ट्रक्शन के काम करने लगा छोटे मोटे, और जो पैसे मिलते उसको बचाता ताकि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा सके धीरे धीरे। और कहीं भी एक जगह से ज़्यादा मतलब बहुत दिन तक टिकता नहीं। इसके बाद इसके पास ठीक ठाक पैसे हो गए। फिर इसने एक दूर दराज गुमनाम पता करना शुरू किया प्लास्टिक सर्जरी कहाँ कहाँ होती है। फिर इसके बाद एक क्लिनिक के बारे में इसे पता चला, ये वहाँ पहुँचा। उसने कहा मुझे अपना फेस बदलना है, रीज़न उसने अलग बताया। अब वहाँ पे ये हुआ कि फेस बदलने के लिए आपको जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका पहले चेहरा कैसा है, बाद में आपको कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो पुराने फ़ोटोग्राफ्स भी मांगते हैं। इसने अपने पुराने फ़ोटोग्राफ्स दे दिए। उसने कहा कि ये पहले का था, अब मुझे ऐसा चाहिए। डॉक्टर ने जब वो पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखे, क्योंकि इसने खुद को जो इतनी बार अपने आप से प्लास्टिक सर्जरी, लिप्स बदले, मोल काटे, तो काफ़ी कुछ हुलिया बदल चुका था। लेकिन पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखते हुए उस क्लिनिक के एक डॉक्टर ने पहचान लिया कि ये तो वांटेड क्रिमिनल है, जिसको एक मर्डर केस में पुलिस ढूंढ रही है, जिसके ऊपर इनाम भी है। इधर अभी डॉक्टर ये सोच ही रहा और उसने नेक्स्ट डेट दी थी कि वो आएगा तो पुख्ता हो जाएगा कि ये वही है। इस दौरान में वो जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था वहाँ एक से दोस्ती हो गई थी। इत्तेफाक से उसको भी इसका चेहरा देखकर कुछ याद आया, कुछ अखबारों में कुछ फोटोग्राफ्स, उसे लगा ये वही है। उसने जहाँ पे वो काम करता था उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स उठवाए अपने एक एक्सपर्ट्स दोस्त को बुलाकर, और उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन दे दी जो डिपार्टमेंट थी कि ये है, ये इसके ऊपर उंगलियों के निशान हैं, आप चेक करो, मुझे डाउट है कि ये वही है कि नहीं। जो एक्सपर्ट और फॉरेंसिक की टीम थी वो उस पत्थर को और वो चीज़ों को ले गई, उससे फिंगरप्रिंट्स उठाया, मैच कर गया वो तात्सुया से। अब इधर पुलिस कह रही है वो कहाँ है, लेकिन वो उस तरफ आ नहीं रहा है, कहाँ रहता है उसके पता नहीं था। इसी दौरान ये क्लिनिक का डॉक्टर भी उसका इंतज़ार कर रहा है। जो उसने नेक्स्ट डेट दिया उस डेट पे वो पहुंच गया। डॉक्टर ने उसको देखा। अब डॉक्टर को कंफर्म हो गया कि ये वही है। डॉक्टर ने उसको बिठाया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की टीम उस दूर दराज इलाके में लोकल पहुंचती है और तात्सुया अपनी फरारी के करीब 2 साल और 6 महीने बाद गिरफ्तार होता है। 2 साल 6 महीने की गिरफ्तारी के बाद लगभग 2.5 साल टोक्यो तक ये खबर पहुंचती है। इसको वहीं पे एक जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा, जहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया था, बल्कि 32 महीने के बाद 32 मंथ्स जब ये फरार हुआ, तब वहाँ की पुलिस ने इसको ओकिनावा द्वीप से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसको टोक्यो लाया गया। टोक्यो लाने के बाद इससे पूछताछ हुई, लेकिन इसने लगातार इनकार किया कि मैंने लिंडसे का कत्ल नहीं किया है। पुलिस उससे पूछती रही। पुलिस के पास एक खास मियाद है कि उतने दिन तक ही उसका जुर्म कबूल कराया जाए, लेकिन वो मना करता रहा।
आखिरकार पुलिस ने उससे बताया कि देखो एविडेंस हमारे पास बहुत सारे हैं, तुम्हारे फ्लैट से जो मिले हैं, तुम्हारे यहाँ से बॉडी मिली है, फिंगरप्रिंट्स हैं, इवन डीएनए। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि लिंडसे के साथ रेप किया गया और उसके बाद मर्डर हुआ है। तो रेप के चार्जेस पहले ही थे, मर्डर वो इनकार कर रहा था। लेकिन आखिरकार जब पुलिस ने उसके सामने सारे एविडेंस रखे तो फिर तात्सुया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पर उसने ये कहा कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था। उसने कहा मैं तात्सुया को अपने फ्लैट पर ले गया था, मैं उसका रेप तो करना चाहता था लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहता था। लेकिन जब मैं रेप कर रहा था तब उसने विरोध किया और फिर अचानक मुझे कुछ होश नहीं, गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया और उसके बाद वो मर गई। तो मेरा इरादा कत्ल का बिल्कुल नहीं था, तो वो एक हादसा था उसके हिसाब से। बहुत से कातिल कहते हैं कि वो कत्ल करना नहीं चाहते थे लेकिन अचानक हो गया, उस वक्त ऐसी कोई चीज़ हुई कि हो गया। लेकिन इस कत्ल से हटकर बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर भी हैं जो बेवजह कत्ल करते हैं और उन लोगों का कत्ल करते हैं जिनके बारे में शायद वो जानते भी नहीं हैं। तो एक सीरियल किलर के दिमाग में क्या चलता है, एक सीरियल किलर बनता कैसे है, कुकू FM ऐप के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं डिटेल में इनसाइड स्टोरी, डेवलपमेंट ऑफ ए सीरियल किलर। डेवलपमेंट ऑफ ए सीरियल किलर का मतलब ये कि एक सीरियल किलर, किसी भी आप कहानी को उठाएं तो शुरुआत 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, और जितने सीरियल किलर, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आप सुनेंगे जिसमें उन्हें खुद पता नहीं कि अगला उनका शिकार कौन होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ए सीरियल किलर कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। कत्ल और रेप का मुकदमा चला। कत्ल और रेप का मुकदमा चलने के बाद इधर लगातार लिंडसे के फादर जो हैं और माँ और बॉयफ्रेंड, वो ब्रिटेन से लगातार आते थे यहाँ। बीच में ब्रिटिश पुलिस भी जापानी पुलिस की मदद के लिए आई थी जब ये फरार था करीब 32 महीने। तो आखिरकार मुकदमा चला और 2011 में अदालत ने तात्सुया को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि जो दूसरे पक्ष के वकील थे उन्होंने सज़ाए मौत मांगी थी, लेकिन अदालत का कहना था कि तात्सुया का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई पहले उसने कोई जुर्म नहीं किया। दूसरी बात, जब उसने जुर्म किया तब उसकी उम्र 28 साल थी, तो उसके पास एक लंबा वक्त पड़ा अपने आप को सुधारने के लिए। तो पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो इसलिए और उसकी उम्र को देखते हुए उसे मैक्सिमम यानी कि डेथ पेनल्टी की बजाय कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और उम्र कैद मतलब टिल डेथ। जब ये फैसला आया तब लिंडसे के माँ बाप ने पूरी जापानी पुलिस, जापान की जनता, जापान की मीडिया, जापान की कोर्ट, इन लोगों का शुक्रिया जताया। इसी दौरान उधर जेल में रहते हुए 2013 में तात्सुया ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अंटिल द अरेस्ट, द ब्लैंक 2 years and 7 months। ये बुक का नाम है कि जब तक मैं गिरफ्तार नहीं हुआ उन 31-32 महीनों में। इस किताब में उसने वही बात लिखी कि मैं, और उसको बहुत कम लिखा, कि मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, वो हो गया। लेकिन ये पूरी किताब उसके इन 32 महीनों में जो वो फरार रहा और वो कैसे बचता रहा, कैसे अलग अलग द्वीप पर रहे, इस दौरान जब भूख लगती तो उसने कैसे मछलियों का शिकार किया, मछली नहीं मिलती तो सांप तक को खाया, और फिर कैसे उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी अपने हाथों से की, अपना हुलिया बदला। ये सारी कहानी उसने इस बुक में लिखी और साथ में ये भी कहा कि इस बुक से जो पैसे आएंगे, जो रॉयल्टी आएगी, मैं चाहता हूँ कि वो लिंडसे के फैमिली को उसका एक हिस्सा दिया जाए। लेकिन जैसा पहले से उम्मीद थी, लिंडसे के पेरेंट्स ने
उससे किसी भी तरह के पैसे या ये सारी चीज़ें लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बस हमें यही चाहिए कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले और ये हमेशा सलाखों के पीछे रहे। तो ये थी उस तात्सुया इचिहासी की कहानी जो शायद दुनिया का इकलौता क्रिमिनल था जिसने पुलिस कानून से बचने के लिए अपने हाथों से अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी की, अपना हुलिया बदला। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं। एक तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को आज हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और गुरुओं का हम सबकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि माँ बाप से जो ज़्यादा माँ बाप से बड़ी भूमिका होती है वो आपके गुरु, आपके उस्ताद, आपके टीचर की होती है, जो आपको ज़िंदगी की हर चीज़ों में कैसे क्या कुछ करना सिखाते हैं। और हम सबके लाइफ में कोई ना कोई गुरु ज़रूर है। मेरे भी है 2-3, मैंने कई बार बताया है। तो तमाम लोगों के, क्योंकि आप सब भी इंसान हैं, आप में से हर एक का कोई ना कोई गुरु होगा। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को। और अब वही आज श्रेया मनचंदा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये ललित मनचंदा जी की बेटियां हैं। थैंक यू ललित जी आपके इस मेल के लिए। फराज रज़ा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फराज। और ये नूरियो सराय संभल से हैं। सिमरन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिमरन। दीपक हदिया ने भेजा है। ज्योति झा, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ज्योति। और ये प्रशांत झा की बहन है। उदिस्मिता, इनका भी कल था जन्मदिन, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उदिस्मिता। और ये उदय सिंह जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। आकांक्षा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और ये पीयूष तिवारी ने भेजा है। साथ ही अजीत वर्मा, इनका भी कल बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे अजीत जी। साथ ही रश्मिता एंड उदय सिंह, इन दोनों की एनिवर्सरी थी कल, तो बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। इसके अलावा नीलेश बाला साहेब तंबो, थैंक यू सो मच नीलेश जी। और पक्का आपसे मुलाकात भी होगी और आपका मेल भी मिल गया। इसके अलावा आतिफ़ा नाज याकूज़ा की कहानी सुनना चाहती हैं, और मैं सुना चुका हूँ आतिफ़ा, इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी आपको। प्रशांत कुमार, संतोष बेन जडेजा, ये एक गैंगस्टर के हैं, क्रिमिनल के हैं, डॉन के हैं, गुजरात की, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। प्रशांत जी, मैं ये कहानी भी सुना चुका हूँ, आपको लिस्ट में मिल जाएगी। मोहम्मद हदीश एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा अनिल कलाथिया, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। विष्णु प्रिया, थैंक यू सो मच। बीजू दास एक कहानी की फरमाइश की है। उदय बाबू एक कहानी की फरमाइश की है। शिव कुमार पिल्लई, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।